इवनिंग एवरीवन। तो कल हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास की सेकेंड सॉल्यूशन के बारे में। तो हमने देखा सॉल्यूशन क्या होता है, इसकी टाइप्स हमने देखी थी। और फिर हमने लास्ट टॉपिक यहाँ पे किया था सम कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ द सॉल्यूशन। उसमें हमने पढ़ लिया था मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में देखो हमने एक्स फैक्टर की बात की थी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute divided by volume of the solution। तो क्या होती है नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने देखा था कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। ठीक है, तो आज देखो हम बात करें इस एक्स फैक्टर के बारे में कि एक्स फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी मान लो आयन अपने को दे रखा है, तो आयन जैसे कोई भी है, Ca2 पॉजिटिव हो गया, Cu पॉजिटिव हो गया, Mg2 पॉजिटिव हो गया, Na पॉजिटिव हो गया। तो इनके लिए एक्स फैक्टर क्या होता है? जो इन पे चार्ज होता है प्रेजेंट वो। जैसे कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, इसमें चार्ज कितना है? 2, तो एक्स फैक्टर कितना हो गया? 2। कॉपर पे चार्ज 1 है, तो एक्स फैक्टर कितना हो गया? 1। ठीक है, मैग्नीशियम पे कितना है? 2 है, तो चार्ज कितना हो गया? एक्स फैक्टर कितना हो गया? 2। और सोडियम पे 1 है, तो चार्ज कितना हो गया? एक्स फैक्टर कितना हो गया? 1। ठीक है, ऐसे ही मान लो कोई आयोनिक कंपाउंड अपने को दे रखा है, जैसे कि दे दिया CaCl2 Al2SO4 होल थ्राइस यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट, NaCl CuSO4। इनमें एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो एक्स फैक्टर क्या होता है? टोटल चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, यानी कि एनायन और कैटायन का जो टोटल चार्ज है उसको हम लेते हैं, किसी भी एक पे हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर देखा जाए तो क्लोरीन पे कितना चार्ज है? एक क्लोरीन पे -1 होता है, तो 2 पे कितना हो गया? -2 हो गया। ठीक है, ऐसे कैल्शियम पे कितना होगा? +2 होता है, अपने को पता है। अगर इसमें -2 है तो इस पे क्या होगा? +2। तो अगर मान हमने कैटायन को ही यहाँ पे ले लिया, तो कैटायन पे कितना चार्ज है? यहाँ पे 2। एक ही कैटायन है, उसमें कितना चार्ज है? 2। तो एक्स फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया? 2। ऐसे अगर एल्यूमिनियम सल्फेट को लिया जाए, तो एल्यूमिनियम पे देखना है कि हमें कितना चार्ज है। तो सल्फेट पे देखो कितना चार्ज होता है एक सल्फेट पे? -2। ठीक है, अब 3 पे कितना हो गया? -6 हो गया एक तरह से। ठीक है, ऐसे एल्यूमिनियम पे कितना होता है? +3, तो 2 पे कितना हो गया? कैटायन पे चार्ज कितना हो गया? 6 ही हो गया ना। 3 एक पे है, तो 2 पे कितना हो गया? 6। तो यहाँ के लिए एक्स फैक्टर कितना हो गया? 6। ठीक है, तो इसमें एक्स फैक्टर कितना हो गया? यहाँ पे 6 हो गया। ऐसे NaCl है, इसमें -1, एनाइन पे, कैटायन पे कितना है? +1। क्योंकि चार्ज देखो कैटायन एनाइन पे इक्वल और अपोजिट होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब सेम होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है? 1 है, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो गया? 1। CuSO4, इस पे चार्ज कितना होता है? -2, तो इस पे कितना होगा? +2। तो एक्स फैक्टर यहाँ पे कितना हो गया? +2। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो ये दे दिया अपने को K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। ठीक है, पोटा फिट करी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो अभी इस केस में 2 कैटायन है अपने पास, एक तो है पोटेशियम और दूसरा है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हमें इन पे
कैटाइन पे टोटल चार्ज देखना है कि सबको मिला के कितना चार्ज होगा, या एनाइन पे हमें टोटल चार्ज देखना है कि सबको मिला के कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो सल्फेट पे देखो यहाँ पे कितना होता है -2, पोटेशियम पे एक पे कितना होगा +1, एक पे +1 होता है, दो पे टोटल मिला के +2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सल्फेट पे -2, एल्यूमिनियम पे कितना होता है +3। तो कैटाइन का टोटल चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा, एक पोटेशियम पे +1, 2 पे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस में दूसरे कैटाइन यहाँ पे है एल्यूमिनियम है, एक पे +3 तो 2 पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, ऐसे हमने मोर साल्ट ले लिया यहाँ पे FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। तो यहाँ पे भी देखो दो कैटाइन है, एक तो आयरन है, दूसरा अमोनियम आयन है। तो टोटल यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्स फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, इस पे +2 क्योंकि इसमें -2 है, तो इस पे कितना हो जाएगा, एक अमोनियम पे +1 होता है, दो पे कितना हो जाएगा +2, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 2 + 2 = 4। एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी इसके लिए 4। क्लियर है, तो ये हमने देखा कि कोई भी आयन दे रखा हो उसके लिए एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे, आयनिक कंपाउंड है उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, अगर एक से ज्यादा कैटायन है तो हम कैसे एक्स फैक्टर उसका निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई एसिड भी हो सकता है और कोई बेस भी हो सकता है, तो उसके लिए हम एक्स फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर मान लो कोई बेस दे रखा है अपने को, तो बेस के लिए एक्स फैक्टर क्या होगा, जैसे NaOH दे दिया, CaOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें देखो OH यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, ये क्या है बेस है, जब इनको डिजोल्व किया जाता है वाटर में OH आयन ये रिलीज करते हैं। ठीक है, तो NaOH है, NaOH में हमें देखना है बेस के लिए एक्स फैक्टर कैसे देखते हैं, उसकी एसिडिटी हम देखते हैं बेस के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, कितने OH यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है 1 है, तो इसके लिए एक्स फैक्टर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने OH हैं 2 है, तो एक्स फैक्टर क्या होगा 2। ऐसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसकी एसिडिटी क्या होगी, कितने यहाँ पे OH हैं 3, तो इसके लिए एक्स फैक्टर भी क्या होगा 3 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो अपने को कोई एसिड दे दिया जाए तो उसके लिए एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, फोस्फोरिक एसिड हो गया, फोस्फोरस एसिड हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम क्या देखते हैं एक्स फैक्टर के लिए कि इसकी बेसिसिटी क्या है, यानी कि रिप्लेसेबल यहाँ पे एच आयन कितने हैं, जब एक वाटर में डिजोल्व किया जाएगा तो कितने एच आयन ये रिप्लेस हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो HCl है, इसके अंदर एक ही H पॉजिटिव है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, तो इसके लिए एक्स फैक्टर क्या हो गया 1। ऐसे H2SO4 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, लेकिन H3PO4 अपने अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए, यहाँ पे 3 होने चाहिए, लेकिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, फोस्फोरिक एसिड का फोस्फोरस, एक तो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, बाकी 3 बॉन्ड और बनाएगा। ठीक है, 3 ऑक्सीजन बच गए, वो हाइड्रोजन के साथ में OH 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 3 बच गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कौन से होते हैं, जो हाइड्रो ऑक्सीजन के साथ में अटैच होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने की वजह से क्या हो सकते हैं, आसानी से रिप्लेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे O के साथ में कितने H लगे हुए हैं 3 है, ये रिप्लेसेबल है, तो यहाँ पे भी एक्स फैक्टर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो, यहाँ भी अपने अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 3 ही होने चाहिए, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फोस्फोरस बीच में सेंटर में, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, फिर कितने ऑक्सीजन बच गए, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, 2 और बच गए, हाइड्रोजन 3 है, 2 ये आ गए, एक हाइड्रोजन इसके साथ में सीधे सीधे लिंक रहेगा। ठीक है, तो अब अपने को देखो वो हाइड्रोजन दे
देखने होते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच है, जो आसानी से रिप्लेसेबल हैं। तो यहाँ पे देखो OH का ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, OH का ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, लेकिन ये वाला रिप्लेसेबल नहीं है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो गए? 2 हो गए। तो इस केस में यहाँ पे एक्स फैक्टर कितना हो गया? 2। ठीक है, तो इस केस में अपने अकॉर्डिंग अगर स्ट्रक्चर ना बनाया होता तो 3 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितना होते हैं? 2। वो हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि नॉर्मेलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एक्स फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरह से नॉर्मेलिटी से रिलेटेड हम कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने कल पढ़ ली थी यहाँ पे, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे 3 कंसंट्रेशन टर्म्स और हैं। वो कौन सी हैं? पहली है मोल फ्रैक्शन। पहला कौन सा है? मोल फ्रैक्शन। अगला है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन देखो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे जाई से, एक्स से। ठीक है, तो देखो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मान लो कोई भी सॉल्यूशन है, उसमें 3 सॉल्यूट्स हमने डाल रखे हैं, कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5। हमने मान लो यहाँ पे 3 की बात करें, 3 है। ठीक है, अब मान लो सॉल्यूशन में जो n है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से, Nb को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, Nc का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। ठीक है, तो अब देखो इस सॉल्यूशन में A के कितने मोल हैं? Na, B के कितने हैं? Nb और C के कितने हैं? Nc। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर कितने हैं? Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, तो अब देखो हमें किसी भी एक कंपोनेंट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे हमें A का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे XA से। ठीक है, XA किसके इक्वल हो जाए? XA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ A। मोल फ्रैक्शन ऑफ A किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, ऐसे अगर हमें B का निकालना हो तो XB किसके इक्वल हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ऐसे ही C का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी बात हमें याद रखनी है कि जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। कितने भी यहाँ पे हो सकते हैं, C D F कितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो 2 का अपने को पता लग गया मोल फ्रैक्शन क्या है, तो तीसरे का निकाल सकते हैं। दोनों को जो ऐड करके हम उसमें से 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ C कंपोनेंट। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a component and total number of moles in the solution। ठीक है, सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं उससे डिवाइड कर देंगे उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को, तो हमें क्या मिल जाएगा? उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
अगला है ppm यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। तो काफी ज्यादा अगर सॉल्यूशन की अमाउंट है, उसमें हम बात करें बिल्कुल थोड़े से सॉल्यूट की, तो उस केस में हम कंसंट्रेशन को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ppm। जैसे पोल्यूशन है तो उसको हम मेजर करते हैं किसमें, ppm में, कि इतने ppm, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है आज, इतने ppm सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ऐसे हम अगर काफी ज्यादा अमाउंट में थोड़ा सा सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो उसको ppm में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ppm पार्ट्स पर मिलियन किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट मल्टीप्लाई बाय मिलियन 10⁶। ठीक है, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ mass of the solute present in per million parts of the solution। ठीक है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ, इट इज द पार्ट पर मिलियन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन parts by mass of the solution। ठीक है, अगली कंसंट्रेशन में यहाँ पे है परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ये क्या होती है, वेट बाय वेट का मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज है तो 100। ठीक है, अगली होती है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ये किसके इक्वल होगी, वेट का मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, और वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ऐसे दोनों अगर लिक्विड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये है कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, सीधी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये आज हमने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, अगला है टॉपिक यहाँ पे सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी क्या होती है, ठीक, मैं कर रही इसको ना। तो सोल्यूबिलिटी हम अलग अलग केसेस यहाँ पे बनाएंगे। पहला केस है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि पहला केस हम सॉलिड की सोल्यूबिलिटी देख रहे हैं लिक्विड में क्या होगी। अगले केस में पढ़ेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो पहला अपना यहाँ पे है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से घुलना होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, जैसे एग्जांपल ले, कोई भी कंटेनर हमने ले लिया। ठीक है, जैसे ये वाटर है, और कॉमन एग्जांपल ले, अगर मान लो हम इसके अंदर शुगर इसके अंदर घोल रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है वाटर है, उसके अंदर हम डिजोल्व कर रहे हैं NaCl यानी कि सोल्ट। ठीक है, तो देखो सोल्युबिलिटी का मतलब क्या हो गया, देखो वाटर है उसके अंदर हम शुगर को डिजोल्व करेंगे तो कुछ टाइम तक तो क्या होगा, वहां पे डिजोल्यूशन होता रहेगा, चीनी है वो पानी में घुलती रहेगी, यानी कि डिजोल्यूशन वहां पे होता रहेगा। ठीक है, तो वाटर के अंदर ये अपना क्या है, सोलवेंट है, और ये क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लिमिट तक तो क्या होगा कि जो शुगर है वाटर के अंदर डिजोल्व होता रहेगा। ठीक है, तो डिजोल्व होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, डिजोल्यूशन। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सोल्यूट कंपोनेंट ज्यादा हो जाएंगे और हम एक्स्ट्रा शुगर इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो पहले से जो प्रेजेंट है सोल्यूट पार्टिकल, वो हम और सोल्यूट डालेंगे उसके साथ में कोलाइड करके क्या हो जाएंगे, क्रिस्टलाइज हो जाएंगे। यानी कि वहां पे कौन सी प्रोसेस भी हो गया अपोजिट में,
क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, दो प्रोसेस वहां पे हो रही हैं, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल हो जाएगी किसके, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो उस टाइम पे जो शुगर है वो पानी में डिजोल्व होना बंद हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जिस रेट से डिजोल्यूशन चीनी घुल रही है उसी रेट से वो क्रिस्टल्स बन रहे हैं, उसके वापिस से अपनी उसी फॉर्म में आ रही है। तो इस वजह से उस टाइम पे उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, जो डिजोल्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और देखो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द लिक्विड एट एन टेम्परेचर जब होती है तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन में और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर पे, तो उस केस में हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बात आती है सोल्यूबिलिटी क्या होती है, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी। कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर अपना फिक्स होना चाहिए, हालांकि क्या होता है हम पानी को गर्म करेंगे तो और चीनी को घोल सकते हैं और शुगर को इसमें घोल सकते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, फिक्स टेम्परेचर पे एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इट इज द maximum amount of solute that can be dissolved in per 100 gram of the solvent at any particular temperature, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होती है सॉल्वेंट के अंदर 100 ग्राम, तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब एक टर्म यहाँ पे है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या हो गया, व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड in the solvent at any particular temperature, it is known as the saturated solution। अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में सॉल्वेंट में और ज्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो उस केस में उस वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनता है कि डिजोल्यूशन कब स्टॉप हो जाता है, जब रेट ऑफ डिजोल्यूशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्लियर है। अगला है यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी को जो अगर लिक्विड है उसमें हम सॉलिड को डिजोल्व कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर वहां पे अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला तो क्या आता है, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सोल्यूट का नेचर कैसा है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है टेम्परेचर, ठीक है। और प्रेशर का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या इस पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, तो प्रेशर पे इस सोल्युबिलिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो पहला हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो इसमें क्या आता है कि लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक का मतलब क्या हो गया कि पोलर सोल्यूट है वो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से सोल्यूबल होगा, ठीक है। ऐसे ही कोई नॉन पोलर है या कोवेलेंट है सोल्यूट, तो वो कोवेलेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सोल्यूबल होगा आसानी से, ठीक है। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था थोड़ी देर पहले, NaCl को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं
और दूसरा था शुगर जिसको हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। तो आसानी से कौन घुल रहा है? NaCl, क्योंकि NaCl क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है, इसके अंदर पोल्स होते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। लेकिन जो शुगर है वो क्या होता है? एक कोवेलेंट सॉलिड है, और वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट है। तो कहा था भी लाइक डिजोल्व लाइक, ये दोनों क्या है? डिफरेंट है। तो सॉल्युबिलिटी यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाएगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? रेट कम होगी। लेकिन इस केस में वाटर भी क्या है? पोलर है, NaCl भी क्या है? पोलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी पॉसिबल है, सॉल्युबिलिटी आसानी ज्यादा होगी इस केस में। नमक है पानी में आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स में हमने देखे लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी कि पोलर सॉल्यूट जो है पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुलेगा, नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही आसानी से घुलेगा, ठीक है। अब जैसे हम देखें, इसको एक्सप्लेन करें, जैसे NaCl है वो पानी में आसानी से क्यों घुल जाते हैं? NaCl है तो हमें पता है कि ये एक आयनिक कंपाउंड है, और यहाँ पे फोर्स कौन सा है? काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, वाटर एक, ये हो गया वाटर, ठीक है। तो अब देखो इस पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, इनके पोलर है, इसमें एक पॉजिटिव पोल है और एक नेगेटिव है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, NaCl है इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो इसका H2O का पॉजिटिव पार्ट है वो इस नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव पार्ट है वो इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस तरह से इनके बीच का जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे? आयंस डिसोशिएट हो जाएंगे, ठीक है। और उस केस में क्या होगा? आयंस वापस से ना जुड़ पाए, उसके लिए क्या करते हैं कि जो H2O आयन है वो क्या करते हैं? इनके चारों ओर एनवेलप बना देते हैं। जैसे Na पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, H H, ये H2O, ये H2O। ऐसे क्लोरीन है उसके ओर कौन कौन अट्रैक्ट करेगा? उसको पॉजिटिव, ठीक है। ये H H और ये O, ये H H, ये H H, नेगेटिव पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि H2 में एक पॉजिटिव पोल होता है, एक नेगेटिव पोल होता है। पॉजिटिव होता है वो Cl को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव होता है वो Na को अपनी ओर नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, और इस तरह से बीच का फोर्स वीक हो जाता है, आयंस डिसोशिएट हो जाएंगे। आयंस वापस से जुड़ ना पाए उसके लिए क्या करते हैं? H2 के चारों एक एनवेलप बना लेता है, और इस तरह से क्या होता है कि H2 के अंदर NaCl आसानी से घुल जाता है, कोई भी आयनिक कंपाउंड इसके अंदर आसानी से घुल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये? तो पहला फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया? नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सोलवेंट, लाइक डिजोल्व्स लाइक पोलर easily dissolved in the polar solvent and non polar dissolved in the non polar solvent, ठीक है। ये क्लियर है? दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर का। अब प्रेशर का तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है इससे। अगला फैक्टर यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर में दो केस बनते हैं, एक तो हो सकता है अगर डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, एक हो सकता है अगर डिजोल्यूशन एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? इफ डिजोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? सोल्यूट है, ये सोलवेंट है, अगर ये इस पे डिजोल्यूशन के टाइम पे अगर यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है और फिर क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो अब देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या है? ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब बैकवर्ड में क्या होगी? सॉरी, फॉरवर्ड में क्या है? एंडोथर्मिक है, तो बैकवर्ड में क्या होगी? एक्सोथर्मिक। और ली टेलर के अकॉर्डिंग क्या होता है? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? शिफ्ट इन एंडो डायरेक्शन।
तो एंडो कहाँ पे है, फॉरवर्ड में, ठीक है। तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन के सॉल्यूशन की ओर शिफ्ट हो जाएगी, सॉल्यूशन बनेगा वहां पे, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है एंडोथर्मी के केस में तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, सॉरी सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर मान लो डिजोल्यूशन है वो एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हमने क्या किया, सॉल्यूट है और उसके अंदर सॉल्वेंट को डिजोल्व किया, सॉल्यूशन बना और साथ में क्या हुआ, कुछ हीट वहां पे रिलीज होती है, तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, एक्जो, बैकवर्ड में क्या होगी, इसका मतलब एंडो। टेम्परेचर जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, एंडो की साइड में, एंडो कहाँ है, बैकवर्ड। तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि क्या होगा, यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन यानी कि डिजोल्यूशन का अपोजिट, रेट ऑफ डिजोल्यूशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में क्या हो गया, on increasing the temperature solubility decreases, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट क्या है इसका एग्जाम्पल। ऐसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया एंडो वाले का, जैसे कि KCl हो गया, KNO3 हो गया, ये क्या है NaCl हो गया, ये क्या है इसके एंडो के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और कईयों में क्या केस होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे कि सोडियम सल्फेट है, तीसरा केस यहाँ पे क्या बनता है, सोडियम सल्फेट है हाइड्रेटेड, ठीक है। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हो सकता है डिहाइड्रेटेड हो जाए पूरी तरह से, कुछ पार्टिकल यहाँ पे रह जाए, ठीक है। फिर वापिस से अपनी क्या होएगा, उसी फॉर्म में ये आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सोल्युबिलिटी पे क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, केवल यहाँ पे ट्रांजिशन होता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कंपाउंड जो है वो बदल जाते हैं, लेकिन सोल्युबिलिटी पे यहाँ पे कोई भी इफेक्ट टेम्परेचर का नहीं होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के केस में हमने दो केसेस देखे, एक्जो एंडो। एक्जोथर्मी के केस में क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर सोल्युबिलिटी अगर डिजोल्यूशन मान लो एक्जोथर्मिक है तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी घटेगी, अगर एंडो है तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। प्रेशर का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो अगला टॉपिक अपना रहेगा सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।